पहला सौदा में आप सबका स्वागत है। भारतीय बाजारों के खुलने की तैयारी और शुरुआत कमजोरी के साथ होगी। इसमें साफ संकेत दिख रहे हैं आपको एशियाई बाजारों से। 70 अंक नीचे एग्जिट मिलती है। चीन के बाजार 7-7.25% गिरने के बाद निचला सर्किट दूसरी बार लगने के बाद बंद हो चुके हैं। बाकी एशियाई बाजारों में 2-2% के आसपास का नुकसान आपको नजर आ रहा है। 0.25% नीचे निकली है। 2.25% नीचे हांगकांग आपको नजर आएगा और बाकी बाजारों में भी रुझान इसी तरह की कमजोरी का। रुपए की चाल पर भी हम रखेंगे नजर, देखते हैं कि क्या आज रुपया 67 के लेवल को भी तोड़ देता है, क्योंकि 18% से ज्यादा की कमजोरी होगी तो आप 67 का लेवल टूटते हुए देखेंगे और 35% से ज्यादा की कमजोरी होते हुए देखेंगे तो 67 रुपए 14 पैसे के आसपास का जो लो बनाया था रुपए ने वो लेवल भी टूट सकता है। तो आधा % जितना कि चीन की करेंसी का डीवैल्यूएशन हुआ है, अगर उतनी ही गिरावट भारतीय बाजारों में रुपए में हो जाए तो फिर वही निचले स्तर आपको आते हुए दिखेंगे जो आपने पहले देखे थे। कई सारे सेक्टर्स हैं जहां पर नजर होनी चाहिए आज आपकी। मेटल्स, जिस तरह से मंदी का खतरा है दुनिया भर के बाजारों में, क्रूड के दाम जिस तरह से गिर रहे हैं, ऑयल स्टॉक्स पर नजर रखिए। टाइल्स के शेयर जहां पर एंटी डंपिंग ड्यूटी का खतरा बढ़ता है क्योंकि चीन की करेंसी कमजोर हुई है तो उनके लिए एक्सपोर्ट करना ज्यादा आसान हो जाता है। रियल्टी शेयरों पर नजर रखिए क्योंकि ये हाई बीटा स्टॉक्स है, कल पहली बार इन्होंने कमजोरी के संकेत दिए थे। ओएमसीज, ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के शेयरों पर नजर रखिए, कल यहां पर अच्छी मजबूती के साथ क्लोजिंग होते हुए दिखिए। आज भी क्रूड के दाम गिरे, लेकिन रुपए की कमजोरी कितनी इनकी मजबूती को रोक पाएगी वो देखना होगा। टेलीकॉम शेयर आज अहम होंगे। दिल्ली हाईकोर्ट में आज वो ट्राई की तरफ से जो कॉल ड्रॉप पर जुर्माने का मामला चल रहा है उसकी सुनवाई आज फिर से 2-2:30 बजे के आसपास होनी है, उस पर आपको नजर रखनी चाहिए। और शुगर शेयर ये मत भूलिए जहां पर अच्छी तेजी हुई है और आज उत्तर प्रदेश की कैबिनेट से फैसला आना है शुगर कंपनियों को कितनी सब्सिडी वहां पर दी जाएगी। तो ये सारा आज का एक्शन हमने आपके लिए समअप कर दिया। चलिए, एक्शन की शुरुआत हो चुकी है आपके लिए और आप देख लीजिए किस तरह की टिक्स आपकी स्क्रीन पर आती हुई दिख रही है। सबसे पहले 90 अंक नीचे दिख रहा है निफ्टी और 10 अंक नीचे दिख रहा है सेंसेक्स। निफ्टी में गिरने वाले शेयरों में केन इंडिया 4% नीचे, एक्सेलटेक 3% नीचे और आईसीआईसीआई बैंक जैसे दिग्गजों में 2% के आसपास की गिरावट है। तो ये सारे स्टॉक्स आपको कमजोरी की तरफ इस वक्त नजर आएंगे। गेल 4-4.25% के नुकसान के साथ कारोबार करता हुआ दिखेगा आपको इस वक्त। रुपए की शुरुआत पर नजर डालेंगे हम। 66-82 का लेवल था कल का जो हमने क्लोजिंग देखा करेंसी मार्केट में, कल भी कमजोरी थी। देखना यह है कि क्या ये कमजोरी आज और बढ़ती है। 66-86 पर खुला है तो अरे ये अच्छी बात है कि रुपया इतना कमजोर नहीं खुला है। जिस तरह के माहौल को देखते हुए बड़ी बेहतर ओपनिंग कही जाएगी कि 66-86 ये पहली टिक है, तो मैं थोड़ी देर और इंतजार करूंगा कि वाकई में क्या यही लेवल्स माने जाए ओपनिंग के लिहाज से और गिरेगा तो नहीं, ना गिरे तो बहुत अच्छी बात है। जी हाँ, 66-86 पर स्टेबल होता हुआ दिख रहा है। चलिए इसी पर एक राय ले ली जाए। सुब्रमण्यम शर्मा साहब हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर हैं, ग्रीन बैक फॉरेक्स के डायरेक्टर। शर्मा साहब, डर तो ये लग रहा था कि जिस तरह से चीन ने डीवैल्यूएशन किया, 0.5% अपनी करेंसी के दाम घटाए, उसके बाद रुपए की कमजोरी बढ़ेगी, लेकिन उतना कुछ खास कमजोर हुआ नहीं है। क्या वजह, क्या कहीं आरबीआई की तरफ से दखल है? नहीं, बेसिकली पिछले कई दिनों से चाइना का जो करेंसी हमने गिरावट देखी है, जो 6.2 लेवल से जो 6.5 और आज भी उन्होंने 0.5% की गिरावट की है, उसके कारण रुपये में इम्पैक्ट आई है। थोड़ा वीकनेस हमने देखी, लेकिन जो वीकनेस रुपये में देख रहे हैं वो इतने ज्यादा नहीं है जो लेवल से वो चाइनीज करेंसी में इम्पैक्ट नहीं है, क्योंकि यहाँ जो डोमेस्टिक पैरामीटर अभी भी मजबूत है। इक्विटी मार्केट में जो इंटरेस्ट दिख रहे हैं वो भी बढ़ रहे हैं और जो लास्ट 3 जो बड़े आईपीओ की जो सक्सेस हुई है, जो अच्छे लिस्टिंग है, उसके कारण आउटलुक आगे भी कहीं और आईपीओ आ सकते हैं। तो इंडिया रिलेटेड इनफ्लोस की जो के कारण जो रुपये में वीकनेस कम रहेगी और ये जो नीजर रहेगी मे बी 67-20 के आसपास हम देखेंगे। आरबीआई भी शायद इंटरवेन करेगी और वो हम एक रेंज में देखेंगे। तो चाइना डिवैल्यूएशन, उनके जो प्रॉब्लम उनके कारण है जिनसे इम्पैक्ट इक्विटी मार्केट में आ रही है, वो इंडिया रिलेटेड टेम्पररी रहेगी और रुपया रेंज में देखें। लेकिन जो रुपये का जो स्ट्रेंथ जो 66-20 हम देखो, शायद अभी इमीडिएटली नहीं देख पाएंगे। शायद जो रेंज अभी नया बना रहेगा जो 66-50 से 67-20 या 67-50 के रेंज हम देख पाएंगे। चलिए, शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। तो आज कुछ खास नेगेटिव खबर नहीं है। करेंसी मार्केट से एक्सपेक्टेशंस थी कि थोड़ी कमजोरी के साथ खुलेगा, लेकिन लगता है आरबीआई इंटरवीन कर रहा होगा, वरना इतनी खराब खबर पर रुपया काफी स्टेबिलिटी इस समय दिखा रहा है और ये अच्छा संकेत है फिर इक्विटी मार्केट के लिए भी। प्रकाश, क्या इक्विटी मार्केट के लिए ये जो एक खराब खबर आनी थी ये कम से कम थम गई है? ये बताइए क्या करना चाहिए अगर आज गैप डाउन ओपनिंग हो, अगर एक ट्रेड लेना हो निफ्टी में, तो आप क्या कॉन्ट्रा ट्रेड लेना चाहेंगे? बिल्कुल, मुझे नहीं लगता कि जो गिरावट है वो
बढ़ सकती है। आप देखिए जो ट्रेंड है, पहले 70 पॉइंट निफ्टी SGX फिर 90 और आज वापस 65 के आसपास जो हो रहा है, कहीं ना कहीं मार्केट ये कोशिश कर रहा है कि मजबूती जो बनी हुई है वो टूटे नहीं, और 222 पॉइंट 3 दिन में हम ऑलरेडी खो चुके हैं, तो जो भी नेगेटिविटी थी वो तो प्राइस दिन है। आई विल टेक अ कॉन्ट्राबेट, आई विल गो लॉन्ग ऑन निफ्टी अगर इंट्राडे कॉल अगर मुझे लेना है तो। और 7650 स्टॉप लॉस होगा? स्टॉप लॉस अब मैं लॉन्ग कॉल अगर कर रहा हूं तो फिर आई नो टेक्निकली रखना चाहिए, बट आई एम क्वाइट कॉन्फिडेंट कि हो सकता है मार्केट जाते जाते ग्रीन में क्लोज। वाह, तो जाते जाते हो सकता है ग्रीन में क्लोज। रजत, क्या आप कैसे ट्रेड करेंगे? क्योंकि देखिए गैप डाउन ओपनिंग के बाद अगर एक ट्रेड लेना हो निफ्टी पे तो आपका किस तरफ दाव होगा? देखिए, गैप डाउन ओपनिंग के बाद में अगर 7650 के ऊपर में थोड़ा सा सस्टेन करता है, तब आप एक स्मॉल पोजीशन साइज, पोजीशन साइज छोटा करके 7620 के नीचे स्टॉप लगा के एक बार 7700 की उम्मीद करके लॉन्ग पोजीशन तो ले सकता है। बट ओनली थिंग इज दैट इट इज मच बेटर टू एक्चुअली प्ले ऑन द शॉर्ट साइड। ऊपर जाने से सेल ऑन रैलीज करना ही बेहतर है, क्योंकि आप अभी लॉन्ग करने की चेष्टा करेगा तो आप प्रीएम्प्ट कर रहे हैं, आप तो ये बताना चाह रहे हैं कि अभी यहां से घूम जाएगा। हम लोग नहीं जानते कि कैसे घूम जाएगा, वो क्या होगा उसका भगवान मालिक है, तो हम तो लड कृष्ण तो है नहीं, तो इसीलिए मैं सेल ऑन रैलीज करना ही बेहतर प्रेफर करूंगा। ठीक बात है। तो रजत तो इंतजार करेंगे ऊपर के लेवल पर बेचने का, लेकिन बड़ी गिरावट के बाद जो मैं और प्रकाश भी कह रहे थे और साथ ही रजत का भी लेवल तो 7650 का, तो उस लेवल पर नजर जरूर रखिए। 7650 के नीचे जाने पर शायद कमजोरी ज्यादा हो और तब आपको सावधान होना होगा। लेकिन एक स्टॉक ऐसा है जो कमजोर बाजार में आपको मौके देता है निवेश करने का, और वो होता है रोज का हमारा जैकपॉट शेयर। चलते हैं सीधे आशीष के पास जानने के लिए आज का जैकपॉट शेयर। बताइए आशीष, कौन सी कंपनी चुनी है आज आपने? एक इंटरेस्टिंग कंपनी है SJVN, जिसे आज हम जैकपॉट के तौर पे लेकर आए हैं। ध्यान रखें, 1988 में ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी। केंद्र सरकार और हिमाचल प्रदेश सरकार के बीच में एक जॉइंट वेंचर है। दोनों मिलाकर कुल 90% स्टेक इस कंपनी में ओन करते हैं। इस समय एक मिनी रत्ना शेड्यूल A PSU है मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंतर्गत, और एक हाइड्रो पावर कंपनी के तौर पर हम इस कंपनी को जानते हैं। देश का जो सबसे बड़ा 1500 मेगावाट का नाथपा जाखरी हाइड्रो पावर स्टेशन है। पिछले 10 सालों से हिमाचल प्रदेश में एक कंपनी उस पावर स्टेशन को रन कर रही है। अब उसी प्रोजेक्ट के डाउनस्ट्रीम पे रामपुर हाइड्रो प्रोजेक्ट, जो कि 412 मेगावाट का है, उसके ऑपरेशंस अब ये कंपनी कर रही है। साथ साथ ये कंपनी उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, नेपाल और भूटान में तमाम हाइड्रो प्रोजेक्ट्स बनाने का काम कर रही है। बल्कि इंटरेस्टिंगली अब सिर्फ ये पानी से बिजली बनाने वाली कंपनी नहीं है, लेकिन बड़ा स्मार्टली अपने आप को डाइवर्सिफाई कर रही है, तमाम सेगमेंट्स में जाती हुई नजर आएगी। FY15 में इस कंपनी ने महाराष्ट्र में एक 47 मेगावाट का विंड पावर प्लांट कमेंस करा, उसके ऑपरेशंस। इनफैक्ट एक कोल फायर्ड यानी कि थर्मल पावर प्रोजेक्ट ये बक्सर में लगा रही है, बिहार में 1320 मेगावाट का। यही नहीं, इसने भारत सरकार को कमिटमेंट दिया है अगले 5 से 7 साल में 1000 मेगावाट सोलर पावर से कंपनी जनरेट करती हुई नजर आएगी, जिसके चलते गुजरात और राजस्थान में ये कंपनी सोलर पावर प्लांट्स लगाएगी। तो एक सिंगल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट कंपनी से अब ये कंपनी अपने होराइजन्स को बड़ा स्मार्टली एक्सपैंड कर रही है। बेहद एम्बिशियस, एक फुली डाइवर्सिफाइड, इनफैक्ट कहना चाहिए एक ट्रांस नेशनल पावर कंपनी बनने की तैयारी है, जिसका प्रेजेंस वेरियस कन्वेंशनल, वेरियस नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस से होता हुआ नजर आएगा। ओके, तो ये वो स्टॉक है जो आज आपने चुना है, लेकिन पसंद क्यों है? क्या वैल्यूएशन अट्रैक्टिव है? क्या वजह है? क्या पैरामीटर? देखिए, सबसे पहले तो अगर आप इस स्टॉक पर नजर डालेंगे तो बहुत स्ट्रांग मोमेंटम है। बड़े लंबे सालों की कंसोलिडेशन के बाद बड़ी स्ट्रांग डिमांड इमर्ज होती हुई और अपने उच्चतम स्तरों के आसपास अब ये काउंटर कामकाज करा, एक डिफरेंट टैंजेंट पे मूव करता हुआ आपको नजर आएगा। बेहद स्ट्रांग कैश जनरेशन प्रोफाइल है। इनफैक्ट इकलौती एक ऐसी पावर कंपनी होगी जिसको डिस्टिंक्शन होगा कि एक नेट कैश पावर जनरेशन कंपनी है। कैश इस कंपनी की बुक्स में 3935 करोड़ रुपए का, 3420 करोड़ रुपए का कर्ज, यानी कि कैश सरप्लस करीब 515 करोड़ रुपए के आसपास का इस कंपनी का। एक कंसिस्टेंट डिविडेंड पेइंग कंपनी है, ट्रैक रिकॉर्ड हम लोग जानते हैं। FY15 में ₹1.05 का इस कंपनी ने डिविडेंड दिया था। इस तगड़े स्टॉक के उछाल के बाद भी डिविडेंड यील्ड 3% से ज्यादा का है। और ध्यान रखें, काफी लोग होपफुल हैं कि इस वित्त वर्ष के अंत तक ये स्ट्रांग कैश जनरेशन कंपनी अच्छा डिविडेंड डोल आउट करती हुई शायद नजर आए। इस कंपनी की ऑपरेशनल परफॉर्मेंस बेहद स्ट्रांग है। PAF आसान शब्द में यूटिलाइजेशन प्लांट्स के हैं, 100% से ज्यादा के दोनों प्लांट्स यूटिलाइजेशन देखने को मिल रहे हैं। इंटरेस्टिंग है। इसके अलावा बेहद रोबस्ट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इस कंपनी की। Q2 में
ROEs इस कंपनी के 8.6% पे पहुंचे थे, बाजार उम्मीद से कहीं बेहतर, और इनफैक्ट मुनाफा 13% का उछाल 460 करोड़ रुपए पे पहुंचता हुआ नजर आया। बेहद तगड़ी ऑपरेशनल एफिशिएंसी इस कंपनी के प्लांट्स की। इबिटा मार्जिन इस समय 83-84% के आसपास के, नेट मार्जिन इस कंपनी के 52-53% के आसपास आपको नजर आएंगे। ना सिर्फ कोर परफॉर्मेंस, अदर इनकम का कंपोनेंट में तगड़ा उछाल है। 140% का जंप था, Q2 में 150 करोड़ रुपए पे पहुंची थी। एक तो ध्यान रखिए, जिस तरह का बेहद स्ट्रांग कैश जनरेशन प्रोफाइल है इस कंपनी का, एक्सपेक्टेड है कि अन्याय आगे भी बड़ा तगड़ा बॉटम लाइन में कंट्रीब्यूट करती हुई नजर आएगी। इस कंपनी की एक दिक्कत है, रिसीवेबल्स या लेनदारी बड़े एलिवेटेड लेवल्स पर हैं। जो तमाम इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स हैं या फिर तमाम ग्राहक हैं, उनसे करीब करीब 1680 करोड़ रुपए का बकाया है, जिसमें जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली के स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड शुमार हैं। हिमाचल प्रदेश से ही इकलौता 700 करोड़ रुपए के आसपास का बकाया, और बड़े एक्टिव नेगोशिएशंस चल रहे हैं इस सरकार के साथ, इस इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के साथ। कहा जा रहा है इस फाइनेंशियल ईयर एंड तक ये बकाया वापस मिलता हुआ नजर आएगा। वैसे भी सरकार की जो बेहद एम्बिशियस उदय स्कीम है, कहा जाता है अब तक की सबसे बेस्ट डिजाइन स्कीम है, और काफी ज्यादा स्टेट गवर्नमेंट के साथ जल्द MOU साइन होते हुए नजर आएंगे, तो बकाया जल्द मिलने की उम्मीदें लगातार बढ़ती हुई आपको नजर आएंगी। इंटरेस्टिंगली ये सरकार अब नई पावर टैरिफ पॉलिसी पे कामकाज कर रही है। इन्वेस्टमेंट्स को बढ़ावा देने के साथ साथ रिन्यूएबल एनर्जी पे तगड़ा फोकस होने वाला है, और इस कंपनी के FY20 तक 1 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी से जनरेट करने की तैयारी है। मैनेजमेंट का कहना है अगले 2 से 3 साल तक कोई फंड रेजिंग की इस कंपनी को जरूरत पड़ने नहीं वाली। फाइनली शेयर होल्डिंग पैटर्न, तमाम बड़े स्ट्रांग शेयर होल्डर्स इस कंपनी के 97% स्टेक सरकार और FIIs और DIIs के बीच में है। तो एक ऐसी कंपनी जहां पे जिस सेक्टर में सरकार का फोकस थ्रस्ट बढ़ रहा है, तमाम दिक्कतें सुलझाने की कोशिश है, ये कंपनी जिस तरह का बिजनेस मॉडल में स्मार्ट चेंज ला रही है, बैलेंस शीट की जिस तरह की स्ट्रेंथ है, बेहद स्ट्रांग डिविडेंड यील्ड है जो कुशन प्रोवाइड करेगा, रिसीवेबल्स जल्द वापस मिलने की बात जो सामने आ रही है, और वैल्यूएशन पैरामीटर्स पे अब भी जो अट्रैक्टिवनेस है, रडार पर रखें इस कंपनी को। SJVN ये है आज का हमारा जैकपॉट शेयर, जो इस वक्त आपको प्री ओपनिंग सेशन में मजबूत नजर आ रहा है इस कमजोर बाजार में। बाजार में 52 हफ्ते का स्तर भी ये शेयर छुएगा। कल भी हमने देखा था 52 हफ्ते का उच्चतम स्तर स्टॉक ने छुआ था। काफी अच्छी तेजी स्टॉक में देखने को मिल रही है पिछले कई दिनों से। मैं ये इसको अभी जब आशीष बता रहे थे तो रीड कर रहा था, और खबर ये भी थी, हम लोग पिछले कुछ दिनों में जब बात कर रहे थे कि शायद एक डिविडेंड सरकार लेती हुई नजर आए PSU कंपनियों से, तो ये सारे फैक्टर्स भी काम कर सकते हैं। आशीष ने हालांकि काफी सारे फैक्टर्स बताए, ये एक और फैक्टर है जिस पर नजर होनी चाहिए। बिल्कुल, तो आशीष की रिसर्च में कुछ और इनपुट हेमंत की तरफ से आता हुआ, यहाँ पर डिविडेंड की संभावना भी तो बढ़िया बात है, फिर स्टॉक में और तेजी होनी चाहिए। फिलहाल 1.5% की मजबूती के साथ स्टॉक कारोबार करता हुआ दिखा, लेकिन एक और स्टॉक उस पर राय लेना चाहता हूं आपसे प्रकाश, भारत फोर्ज। हालांकि कल बाजार के दौरान मेरे ख्याल से आखिरी आधे घंटे में ये खबर आई थी कि अमेरिका में इनकी जो महीने दर महीने सेल्स है ट्रक्स की, वो 68% बढ़ी है। ट्रक ऑर्डर्स की जो सेल्स है, ये बड़ा जंप दिखा है एक्चुअली। हालांकि कल मूड माहौल ऐसा था कि लोगों की नजर गई नहीं इस खबर पर। ग्लोबल मार्केट में या मुलझे हुए थे उत्तरी कोरिया में, और क्या क्या चल रहा था। ये बताएं, क्या वाकई में बड़ी खबर है भारत फोर्ज के लिए क्या, और इस स्टॉक पर क्या राय रखते हैं आप? सर, खबर ऐसे देखें तो ऑन इट्स ओन छोटी है, लेकिन भारत फौज के लिए बहुत बड़ी है। इसका कारण ये है कि यही वजह थी, यही कैटेगरी 8 ट्रक्स जो बोलते हैं, जो बड़े साइज के होते हैं, उसमें जब गिरावट आई थी, उस वजह से हमने भारत फौज को पिटते हुए देखा था। हर महीने ये घटते हुए नंबर जब आते थे, तो भारत फौज भी उस हिसाब से 1200 से 750-800 की रेंज में आ गया। अब जब ये नंबर इंप्रूव हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं भारत फौज में भी इंप्रूवमेंट की एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए। दूसरी चीज ये कि एक्सपोर्ट्स को लेके चाइना के जो डिवैल्यूएशन हुआ है, उसके बाद सारी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनीज विल बेनिफिट। चाहे आज रुपए ने इतनी वीकनेस नहीं दिखाई, पर आगे चल के रुपया एक्सपोर्टर्स के लिए तो अट्रैक्टिव बन ही जाएगा। तो कहीं ना कहीं एक कॉम्बिनेशन अच्छा है, और भारत फौज में उस टाइप का ट्रेडिंग मूव जो है वो बहुत बढ़िया मिल सकता है। तो भारत फौज को रडार पर आज जरूर रखिए। लेकिन रजत, आप देखिए SBI, PNB, कैनरा, इंडियन बैंक, लंबी लिस्ट है उन PSU बैंक्स की जो हर रोज बाजार चाहे जैसे ट्रेड करें, ये शेयर तो नए 52 हफ्ते के निचले स्तर छू ही लेते हैं। कौन सा शेयर आपको सबसे ज्यादा कमजोर लग रहा है इस पूरे पैक में? जो नाम आपने लिया वही वीकनेस, उसमें वीकनेस नजर आ रहा है।
SBI 210 की टारगेट है, ये नीचे की तरफ जा रहा है और भी नीचे जा सकता है। कनाडा बैंक भी वीक है, PNB जैसा दिग्गज भी वीक लग रहा है। हमको तो लग रहा है कि पंजाब नेशनल बैंक जो है ये डबल डिजिट में भी पहुंच सकता है, जिस तरीका का डाउन ट्रेंड इसमें चल रहा है। और मतलब कि ये 5 डे मूविंग एवरेज छोड़ के अभी 3 दिन का मूविंग एवरेज को भी पार नहीं कर पाता है। तो मतलब इसमें कोई शॉर्ट कवरिंग आता ही नहीं है, शॉर्ट चलता है, लोग डिलीवरी बेस्ड सेलिंग करके इससे निकल रहे हैं। तो इसी में कोई भी आप अभी भी बार्गेन हंटिंग करने का चेष्टा मत कीजिए, क्योंकि PSU बैंकिंग स्टॉक्स बहुत ही बार्गेन हंटिंग तो ना करें। क्या इस तरह पर शॉर्ट करना चाहिए, फ्रेश शॉर्ट पोजीशंस बनानी चाहिए इतने गिरने के बाद? मैं आपसे, मेरा सवाल ये था। हेमंत, इसके बारे में मैं ये कहूंगा, जब आपको ट्रेंडिंग मार्केट दिखता है तो आप बाय स्ट्रेंथ सेल वीकनेस, तो ये वीकनेस है, इसमें आप सेल करिए। और इसमें आप एक एग्जांपल केस लेते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब नेशनल बैंक में आप 113 के ऊपर में स्टॉप लगा के इसको शॉर्ट कीजिए। ये नीचे की तरफ 105, 103 और 99 तीनों टारगेट है। तो इस हिसाब से आप इस लेवल पे भी शॉर्ट कर सकते हैं। ट्रेंडिंग डाउन काउंटर होने से, आप सेल वीकनेस करने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसा कुछ दिनों में आपने देखे हैं कि स्ट्रॉन्ग काउंटर है रिलायंस इंफ्रा, उसमें लोग बाई स्ट्रेंथ कर रहे थे और पैसा कमा रहे थे। जेट एयरवेज अभी भी आप ट्रेंड में स्ट्रेंथ है। बिल्कुल, तो ये राय इस वक्त है। चलिए खोलते हैं अपने बाजार और बता दें आपको किस तरह की होगी शुरुआत। SGX निफ्टी के लगभग आसपास, जितनी वहां कमजोरी उतने हम कमजोर हैं। इस वक्त हम यहाँ कमजोर है 67 पॉइंट, SGX निफ्टी 70-75 पॉइंट कमजोर दिख रहा है। तो 7675 के आसपास हमारी शुरुआत हुई है। SGX निफ्टी में थोड़ी कमजोरी ज्यादा है, क्योंकि वो निफ्टी का फ्यूचर का 10 पॉइंट का प्रीमियम आप एडजस्ट करोगे तो फिर वही लेवल आ जाते हैं। 180 अंक नीचे हम दिख रहे हैं सेंसेक्स में। मिड कैप इंडेक्स यहां पर देखिए 1% की कमजोरी दिख रही प्री ओपनिंग सेशन में, और बैंक निफ्टी भी 1% कमजोर दिख रहा है। तो बैंक निफ्टी पे भी देखते हैं 16100 का लेवल आता है क्या, वहां पर थोड़ा सपोर्ट है अगला अब जो नजर आ रहा है। और निफ्टी में 7650-60 के आसपास का सपोर्ट है। देखते हैं यहां कमजोर खुलने के बाद रुक पाते हैं या नहीं रुक पाते हैं। तो खुलने के बाद कहां रुकते हैं बाजार, ये ज्यादा अहमियत रखने वाला सवाल है। चलिए शुरुआत हो चुकी है भारतीय बाजारों की। 190 अंक नीचे है सेंसेक्स, डबल सेंचुरी मारता हुआ 225 अंक नीचे अब सेंसेक्स, और निफ्टी खुला है 80 अंक नीचे, 1% का नुकसान। 250 अंक नीचे अब सेंसेक्स हो चुका है, 265 अंक नीचे की अब टिक्स मेरी स्क्रीन पर आती हुई दिख रही है। अभी तक टिक्स में रिवर्सल नहीं आया, हर टिक के साथ और नीचे के लेवल्स आ रहे हैं। 280 अंक, 290 अंक, 300 अंक नीचे हो चुका है सेंसेक्स, और निफ्टी 95 अंक नीचे। तो 7650 के लेवल से भी थोड़ा और नीचे निफ्टी फिसलता हुआ दिख रहा है। सेंसेक्स तो ट्रिपल सेंचुरी मार चुका है नीचे की तरफ, और निफ्टी भी सेंचुरी मारता हुआ 98 अंक नीचे, 1.25% का नुकसान। तो हम जो सोच रहे थे कि बाकी एशियाई बाजार 2-2% कमजोर है, हम थोड़ी कमजोरी से बच जाएंगे, जी नहीं, यहां पर भी कमजोरी अच्छी खासी होती दिख रही है। 1.25% नीचे अब ये पहला लेवल है जहां पर गिरावट रुकती हुई दिख रही है, 300 अंकों के नुकसान के साथ सेंसेक्स पर और 100 अंकों के नुकसान के साथ निफ्टी पर। तो 7650 को काफी लोग जो अहम सपोर्ट मान रहे थे उसके नीचे शुरुआत होती हुई दिख रही है, यह कहना ठीक होगा। न सिर्फ दिग्गजों में बल्कि मिड कैप शेयरों में देखिए 1.25% से ज्यादा का नुकसान है। तो आज मिड कैप शेयर भी बराबर मुकाबला कर रहे हैं गिरावट में दिग्गजों का। बैंक निफ्टी इनसे ज्यादा कमजोर है, 1.5% का नुकसान वहां पर है। अब बता दूं आपको स्टॉक कमजोरी कहां है। सबसे ज्यादा मेटल, वेदांता, हिंडाल्को, टाटा स्टील टॉप 3 लूजर, लेकिन इनके साथ टाटा मोटर्स जो चाइना के संकट में हमेशा आगे खड़ा रहता है गिरने के लिए, अदानी पोर्ट 3% नीचे, केन इंडिया कच्चे तेल का नुकसान साफ तौर पर दिखा है केन इंडिया और ONGC पर। प्राइवेट बैंक जो हाई बीटा होते हैं, यस बैंक, एक्सिस, ICICI, ये कमजोर है, लेकिन PSU बैंक भी पीछे नहीं है, BOB, PNB, SBI, ये तीनों ही स्टॉक ऐसे हैं निफ्टी के जो लाल निशान में खुलते हुए दिख रहे हैं। सिर्फ BPCL एक ऐसा स्टॉक है निफ्टी में इस वक्त जो, और ल्यूपिन जो हरे निशान में दिख रहा है। आइए वायदा कारोबार की तरफ, वही दिग्गज सारे कमजोर हैं मेटल्स वाले, लेकिन उनके अलावा कुछ मिड कैप्स, HDIL 3.5% नीचे, NCC 3% नीचे, आईबुल रियल 3% नीचे, सेल में 3% का नुकसान। तो ये कुछ मिड कैप स्टॉक तेजी से फिसलते हुए दिख रहे हैं, और मुश्किल से 3-4 स्टॉक ऐसे हैं वायदा कारोबार में जो हरे निशान में, उनमें जेट एयरवेज, HPBP जिन्हें क्रूड से सीधा फायदा मिलता है, बाकी सब जगह कमजोर
कमजोरी का आलम है। 7,650 के आसपास निफ्टी है, सेंसेक्स 300 अंक नीचे है और बैंक निफ्टी 16,200 पर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। जैकपॉट शेयर हमारा देख लें SJVN, यहाँ पर लगभग 2% की मजबूती। हेमंत, और कहाँ नजर है आपकी? मजबूती वाले शेयर कम है। SJVN की बात आपने करी, इसके अलावा एप्टेक एक और ऐसा स्टॉक है जो 1.25% मजबूत है। यहाँ पर प्रोमोटर्स ने कुछ हिस्सेदारी और खरीदी है, इस तरह के ब्लॉक हुए थे, यहाँ पर वो खबरें आती हुई आप देखिए। लेकिन जेट एयरवेज थोड़ा मजबूत है, लेकिन आप देखिए गिरावट है चौतरफा। पहले 2 मिनट में ट्रिपल सेंचुरी लगाई है सेंसेक्स ने और सेंचुरी जड़ी है नीचे की तरफ निफ्टी ने। काफी घबराहट की बात दिख रही है, स्क्रीन लाल निशान से भरी हुई है और केवल 5 ही शेयर हैं FNO में जो हरे निशान में है। ल्यूपिन इसको लीड कर रहा है, ओरेकल फाइनेंस एक और ऐसा स्टॉक, और HPCL, BPCL के अलावा पावर ग्रिड। इनको छोड़ दें तो बाकी सभी शेयरों में गिरावट के साथ ही कारोबार हो रहा है। और अगर आप निफ्टी पर नजर डालें तो आप पाएंगे निफ्टी में भी ऐसा ही आलम है। केवल 3 शेयर हैं जो लाल निशान में, और वही शेयर आप देखिए ल्यूपिन, पावर ग्रिड और BPCL। इनको अगर आप छोड़ दें तो प्रेशर चौतरफा देखने को मिल रहा है। और सबसे ज्यादा दबाव में निफ्टी का टॉप लूजर है टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स का DVR भी दबाव के साथ ही ट्रेड करता हुआ आज नजर आएगा। और इसी पर पहला कॉल भी लेना चाहूंगा अब रजत से। रजत, प्रेशर देखने को मिला है और हम बात भी कर रहे थे बाजार खुलने से पहले, क्योंकि करीब करीब 15% के आसपास की जो सेल्स है वो चाइना से आती है, तो ये शेयर बेस्ट शॉर्ट कैंडिडेट लग रहा था और यहां पर प्रेशर बना भी है। अभी क्या इस समय शॉर्ट किया जाए इंट्राडे के लिए? टाटा मोटर्स अभी भी नीचे जा सकता है, जैसा आपको कह रहे थे कि टाटा मोटर्स में 340 से 338 के और जा सकता है। तो इस लेवल पे भी अगर शॉर्ट करे तो 357 के ऊपर स्टॉप लगाइए, 340 और 338 का टारगेट मान के। और इसके साथ हेमंत, आपकी नजर मैं मारुति की तरफ ले जाऊंगा। वहां पे क्लियर डिस्ट्रीब्यूशन दिख रहा है, चाइना हो चाहे नहीं हो, जापान तो हो ना, तो अभी उसमें भी गिरावट काफी जबरदस्त रूप से आ रहा है और ये 4300 तोड़ के और भी नीचे जा सकता है। बिल्कुल। तो येन किस तरह से प्रकाश ट्रेड करेगा? आप देखिए करेंसी में फ्लक्चुएशन के चलते अब तक तो फायदा हो रहा था मारुति को, लेकिन येन के मूवमेंट के चलते अब इस पर भी नजर रहेगी। आप कैसे देख रहे हैं येन का मूवमेंट कैसा होगा और मारुति पर आपका क्या कॉल है? जी, येन का मूवमेंट तो मुझे बहुत ज्यादा समझ नहीं आता, बट उसके बाद मूवमेंट होने के बाद क्या करना वो थोड़ा बहुत कर लेते हैं, समझ लेते हैं। बट जो मारुति के लिए जो हो रहा है वो एक्चुअली यहाँ के स्ट्रक्चरल चेंजेस की वजह से हो रहा है कि जो पैसेंजर कार्स में स्लो डाउन दिखेगा ओवरऑल, जिस टाइप का माहौल बनता हुआ पोल्यूशन को लेके और यूसेज को लेके, और कहीं ना कहीं जो नंबर्स हम देख रहे हैं वहाँ कोई फेस्टिव सीजन के बाद कोई पिकअप आया नहीं है। तो उस लिहाज से और इनके जो नए मॉडल्स जो लॉन्च करने की जो प्लान था, जो प्लानिंग की हुई इन्होंने, वहां कहीं ना कहीं थोड़ा डिले है। बलेनो के बाद कोई नया अनाउंसमेंट आया नहीं है और नेक्सा के शोरूम पे अच्छा खासा खर्चा कर चुके हैं ये। तो कहीं मारुति स्ट्रक्चरली थोड़ा सा एक पॉज करेगा, कंसोलिडेट करेगा, बट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए इस गिरावट में निवेश करने की बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी, क्योंकि ओवरऑल कोई चेंज इसमें नहीं आएगा जो नेगेटिव है। बाकी ऑटो कंपनियों के ऊपर भी एक बार नजर डालते हैं, क्योंकि प्रकाश कल मैं देख रहा था जो खबर आई थी ऑटो सेक्टर के लिए जो कमजोरी भरी थी वो ये थी कि जो आगे एमिशन नॉर्म्स हैं वो काफी स्ट्रिक्ट होने वाले हैं। BS4 से अब हम सीधे BS5 नहीं BS6 पर जाने वाले हैं और 2 सेक्टर को सबसे ज्यादा निवेश करना पड़ेगा इसमें, एक OMCs को और दूसरा ऑटो सेक्टर को। और ऑटो सेक्टर में भी ऐसी कंपनियां जो दरअसल इंजन्स और इंजन किट्स बनाने का काम करती हैं खासतौर पर। ये बताइए इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? सो इट्स ए ह्यूज कैपेक्स, मतलब आप जो 2021 में आने वाला था BS6 वो आपने प्रीपोन 2020 में कर दिया। जो चीज यूरोप 10 साल में करने वाली है वो हम 5 साल में करने की चेष्टा करें, 4 साल में करने की। और उसमें एक चीज जो है BS6 में जो सबसे बड़ा चेंज आएगा वो सल्फर की मात्रा जो है एमिशन में उसकी है। सल्फर की मात्रा 10 ppm पर मिलियन की बात कर रहे हैं, मतलब कि जो आंकड़ा जिससे ये वो किया जाता है, स्केल किया जाता है, वो आज 40 पे है। तो 40 से 10 लाने के लिए खास करके पेट्रोल इंजन्स को भी काफी चेंजेस लाने पड़ेंगे, एंड दैट इज वेयर मारुति विल गेट इम्पैक्टेड ऑल्सो। यानी नया R&D का खर्चा है, रिफाइनिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी आपकी इसको लाते लाते। तो हर जगह से ये खर्चा है, पर चूंकि ये 4 साल के बाद है, लोग इसकी अभी इतनी ज्यादा चिंता नहीं कर रहे। 2019 में हम शुरू करेंगे इसका इवैल्यूएशन करना, बट यस इट इज डेफिनेटली अ नेगेटिव। और इस बीच बाजार की गिरावट और बढ़ती हुई नजर आ रही है। अब 325 अंक नीचे सेंसेक्स हुआ है और निफ्टी फिलहाल 100 अंक नीचे।
मिड कैप इंडेक्स में 185 अंकों का नुकसान आपको नजर आएगा और बैंक निफ्टी 250 पॉइंट नीचे, तो कुछ और गिरावट बढ़ती दिख रही है। लेकिन चीन में जो डिवैल्यूएशन हो रहा है उसका कुछ कंपनियों को सीधे सीधे नुकसान होता है, जिनके कर्ज या तो चीन की करेंसी में लिए हुए हैं या फिर जिनके चीन के बाजार में काफी एक्सपोजर है। रिलायंस कम्युनिकेशन और अदानी पोर्ट, दो स्टॉक ऐसे हैं जो ट्रेडर्स के पसंदीदा हैं, काफी बड़ा रिएक्शन दिखाते हैं। दोनों ही स्टॉक आज देखिए 2.5-3% कमजोर नजर आ रहे हैं। रजत, आपसे चार्ट पर राय लूं उससे पहले वायदा कारोबार के स्टॉक्स हैं, तो एक बार सुब्रमण्यम साहब से राय लेना चाहता हूं मैं, चूंकि कमजोर तो दोनों ही है, अदानी पोर्ट या फिर आरकॉम, इनमें से कहीं कोई अब भी मंदी करने की राय है क्या आपकी? में अगर मुझे चुनने का तो शायद अदानी पोर्ट, आई थिंक यहाँ पर लगातार हम लास्ट आई थिंक 5-6 महीने से अच्छी खासी यहाँ पर वीकनेस देख रहे हैं और मेरा मानना है कि यहाँ पर डाउनवर्ड चांसेस ज्यादा है। रिलायंस कम्युनिकेशन अगर हम इंटायर एडीजी पैकिंग अगर हम बात करें तो आई थिंक काफी स्ट्रेंथ दिख रही है। मेरा मानना है कि शायद मार्केट वीकनेस में ये सब काउंटर्स में शायद खरीदारी का एक मौका है। तो आरकॉम शायद यहाँ से शायद कोई भी गिरावट मिले तो शायद मैं खरीदारी में आई थिंक सलाह दूंगा। लेकिन जहां तक सेलिंग का सवाल है आई थिंक अदानी पोर्ट, आई थिंक यहाँ पर अभी भी गिरावट आने की पूरी संभावना है। ओके, चलिए, तो यहाँ पर गिरावट आने की संभावना है, ये राय दे रहे हैं हमारे एक्सपर्ट। लेकिन ऐसे कमजोर बाजार में अनिल देखिए हमारा जैकपॉट स्टॉक SJVN नए 52 हफ्ते के उच्चतम स्तर इसने अभी अभी फिर से बनाए हैं। 3% से ज्यादा की मजबूती यहाँ पर देखने को मिल रही है। एक बार चार्ट्स पर राय लेते हैं। रजत, कैसा लगता है ये शेयर आपको? अच्छा मजबूत खुला है कमजोर बाजार में और इस समय डेज हाई पर ट्रेड कर रहा है जहां बाजार नीचे है। चार्ट्स कैसे दिखते हैं आपको इसके? ये SJVN का बात कर रहे हैं आप? जी, SJVN मेरे ख्याल से आप लोग जैकपॉट के रूप में चुना है, बहुत अच्छा है, लॉन्ग टर्म में अच्छी मूवमेंट देगा और जो मार्जिन्स देखा है वो भी माउथ वाटरिंग है। बट एक चीज मैं कहना चाहूंगा, इसका मूवमेंट कहीं पहले से शुरू हुआ है। 33.5 से लेके 35 तक का जो स्तर है इसमें कई सारे रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस मतलब फिबोनाची लेवल्स, जो ऐसा अहम फिबोनाची लेवल्स है जो कि एक बार में वो पार करके निकल जाएगा ऐसा उम्मीद नहीं है, और फिर भी ऐसे ही माहौल पे वो और भी डिफिकल्ट हो जाएगा। तो अगर किसी ने पहले लिया है कुछ हद तक प्रॉफिट बुक कर ले और नीचे जब डिप हो तो, क्योंकि इसका दो चीज देखा है मैंने चार्ट पे। एक तो ये नीचे की लेवल से जब मूवमेंट चालू किया था 6-7 रुपया का मूवमेंट देने के बाद में कंसोलिडेट किया, फिर ब्रेकआउट देके अभी 6-7 रुपया मूवमेंट और भी हो चुका। मतलब जो नीचे का रेंज था उतना ही ऊपर की रेंज जैसा टेक्निकल प्रोजेक्शन आ रहा था वो 34 के आसपास आके ये कंप्लीट कर चुके हैं। 1 रुपया ऊपर में और एक फिबोनाची है जिसको पार करना काफी मुश्किल है। तो मैं यही कहूंगा कि इस लेवल पे मत लीजिए, ये जैकपॉट जरूर है हम मान लेते हैं, लेकिन इसको बाई ऑन डिप्स करने से बेहतर होगा, उसमें रिस्क थोड़ा कम हो जाता है। फिलहाल लेने से आपको यहाँ पे भी लेना पड़ेगा और नीचे जाए तब भी लेना पड़ेगा। आपको एक ऐसी कंपनी लगती है फंडामेंटली? रजत कह रहा हूँ, प्रकाश, रजत ने तो अपनी टेक्निकल राय दी। जी, नहीं, कंपनी बहुत बढ़िया है। जैसे आशीष ने भी बताया, इसके फंडामेंटल्स लोगों ने अभी तक पहचाने नहीं। इनफैक्ट इसमें लोग थक गए लेके, और जब ये मूव नहीं हुआ था काफी सालों बाद 52 हफ्ते के स्तर दिखा रहा है। और ये पिछली बार इसके रिजल्ट्स नॉर्मली बाकी सब कंपनीज के काफी लेट आते हैं। बाकी कंपनीज के जब सीजन पूरा हो जाता है तब इसके रिजल्ट्स आते हैं। और मुझे याद है पिछली बार जब रिजल्ट्स आए तो उसके बाद मैंने भी ये रिकमेंड किया था 26-27 रुपए की जोन में। और ये अभी भी मुझे लगता है कि अच्छा एक लॉन्ग टर्म बेट हो सकता है लोगों के पोर्टफोलियो में, जिसमें डाउनसाइड रिस्क जो है वो काफी कम है, क्योंकि फंडामेंटली इंप्रूवमेंट कंपनी में जो दिख रहा है। और इसके साथ साथ अगर आप देखें तो NHPC में भी इस टाइप का आपको इंप्रूवमेंट दिखेगा, क्योंकि दोनों पैरेलली चलते हैं। सरकारी कंपनी है, हाइड्रो पावर बेस्ड है, बट दोनों के प्लांट्स जो है उनका स्केल अलग है। तो ये राय SJVN पर। लेकिन इस बीच वायदा कारोबार में जो सबसे एक्टिव स्टॉक है आज वो है जेट एयरवेज, 1% की मुनाफे के साथ। और शुरुआती कारोबार में ही देखिए सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट में अगर कहीं इजाफा हुआ है तो वो जेट एयरवेज में 6.5%, यानी कि 2.25 लाख शेयर नए जुड़ते हुए दिखे हैं। एक बार फटाफट चार्ट्स पर राय ले लेता हूं जेट एयरवेज के। रजत बताए क्या लेवल्स अहम है और क्या खरीदारी का मौका है क्या इस स्टॉक में? हाँ, इसमें खरीदारी का माहौल अभी भी है अनिल जी। मुझको लगता है कि जेट एयरवेज फिर से दोबारा एक बार अभी 753, 757, 58 ये रेंज पार कर लेगा तो ये 760 एक छोटी सी पड़ा हुआ है। उसके बाद में 768, 770 ऊपर की तरफ टारगेट बन जाता है। उसके ऊपर चले तो 784 तक भी जा सकता है। JP एसोसिएट्स, यहाँ पर आज खबरें भी आई थी कि कुछ सीमेंट की यूनिट बेचने के लिए इन्होंने एक करार किया है
लेकिन आप देखिए ये स्टॉक नीचे की तरफ ही हर रोज खिसकता जा रहा है। कुछ दिन पहले 10 रुपए के पास भी आया था। आप कैसे देख रहे हैं इसे? भिलाई का सीमेंट प्लांट बेचने के लिए श्री सीमेंट के साथ इन्होंने करार किया, इस तरह की खबरें आई। हालांकि उस खबर के अंदर अगर आप पढ़ के देखें तो ये भी लिखा हुआ था कि मैनेजमेंट अभी कोई कंफर्मेशन नहीं दे रहा है। जी, कैसे रीड करते हैं आप इसे? काफी बड़ा कर्ज है कंपनी के। नहीं, बिल्कुल है। उस कर्ज की वजह से कई चीजें इनको बेचनी पड़ेंगी, तब जाके शायद ये नॉर्मलाइज हो। बट मुझे नहीं लगता कि उतनी पेशेंस आज के इन्वेस्टर में है। और जिस टाइप के सीडीआर केसेस और एसडीआर केसेस बनते हुए दिख रहे हैं, ये उसमें भी क्वालिफाई नहीं हो पा रहा है, क्योंकि इक्विटी भी काफी बड़ी है इस कंपनी की। तो कहीं ना कहीं इसमें से तो जब भी मौका मिले आप निकल भागिए और जो पैसा आपको मिल रहा है उसको कहीं जल्दी लगाइए और पैसा कमाइए। इसमें से पैसे कमाने की, बैठे रहने की कोई उम्मीद मत रखिए, नहीं तो और भी आपका भी एनपीए जो है पोर्टफोलियो में बढ़ता ही जाएगा। ओके, कुछ कमजोर बाजार में जो मजबूत स्टॉक है उन पर एक नजर डाली जाए। इंडिया बुल्स होलसेल, यहां पर कुछ बड़े सौदों की रिपोर्टिंग कल होती हुई थी कि 10% के ऊपरी सर्किट पर यह स्टॉक खुला है। आप देखिए 14 रुपए 35 पैसे पर कारोबार कर रहा है इंडिया बुल्स होलसेल। नारायण हृदयालय, कल की लिस्टिंग, कल की शानदार तेजी के बाद स्टॉक आज फिर से जबरदस्त उछाल दिखा रहा है। 6.5% मजबूत है और कह सकते हैं इसका लाइफ टाइम हाई है, क्योंकि कल और आज 2 ही दिन हुए हैं और आज 359 का लेवल, पहली बार 360 आपकी स्क्रीन पर, तो नया लाइफ हाई नारायण हृदयालय के लिए। दिल खुश करने वाली लिस्टिंग ये हुई है। ब्लू ब्लेंड्स, ये एक और स्टॉक है बीएससी पर, जहां पर पिछले 2-3 दिनों में मैं कुछ बड़े सौदे देख रहा था इन्वेस्टर्स की तरफ से। 5% का ही छोटा सर्किट है, लेकिन सर्किट पर ट्रेड कर रहा है ब्लू ब्लेंड्स का स्टॉक। यहां पर भी 72 रुपए का भाव है और 5% की सर्किट लगती हुई दिख रही है। सर्किट लिमिट कम हुई है मवाना शुगर की, 10% से घटाकर 5% की है। बाकी शुगर शेयरों में आज मुनाफा वसूली है, लेकिन मवाना 5% की सर्किट होने के बाद 5% ऊपर है। इंटरग्लोब की हम बात कर रहे थे, कुछ नई फ्लाइट्स इन्होंने शुरू की, 24 फ्लाइट्स, और आप देखिए जेट के साथ साथ इंटरग्लोब भी अब 2% की शानदार मजबूती ये स्टॉक भी दिखा रहा है। तो जहां तेजी हो रही है वहां तो हो रही है, इसमें कोई डाउट नहीं। ये एक्शन साफ है, लेकिन कमजोरी वाले स्टॉक्स भी बहुत है। लंबी लिस्ट है। फिलहाल 300 अंकों का नुकसान सेंसेक्स में आपको दिखेगा इस वक्त, और निफ्टी 7650 के आसपास रुकने की कोशिश करता दिख रहा है। बिल्कुल, और आप देखिए कमजोर पॉइंट आज फिर से बैंक निफ्टी है। रजत, उससे इसके लिए आपसे एक ट्रेड लेना चाहता हूं। 1.5% की गिरावट दिखा रहा है, ये 225 पॉइंट नीचे ये भी है। कैसे अप्रोच करेंगे? 16,200 के पास खड़ा है। देखिए, जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है, मैं बोलूंगा कि ये 16,200 के नीचे जो सपोर्ट है 16,188 इसका पुरानी लो था, और 16,170 उसी को तोड़ने से ये 16,000 के आसपास चला जाएगा। मेरा चार्ट रीडिंग पे 16,100 में कोई खास सपोर्ट हमको दिख नहीं रहा है, लेकिन 15,996 एक अच्छी सपोर्ट है, वो भी टेस्ट होने की पॉसिबिलिटीज है। बैंक निफ्टी और पीएसयू बैंक के चलते ये सेल ऑन रैलीज है, इसमें और कुछ देखने का नहीं है। अभी फिलहाल इसमें कोई लॉन्ग जाने की गुंजाइश नहीं है। सही बात है, फिलहाल लॉन्ग न जाए, लेकिन अदानी ग्रुप के शेयर कमजोर होते दिख रहे हैं। और इनमें एक राय ली जाए सुब्रमण्यम साहब से, वायदा कारोबार में अदानी एंटरप्राइजेस 3% नीचे और अदानी पोर्ट पावर 2.25% नीचे। मंदी करनी चाहिए किसी में? जी, जैसे मैंने पहले बताया, अदानी पोर्ट यहाँ पर ऑलरेडी हमने एक 260 के ऊपर से यहाँ से एक शॉर्टिंग देखी है, और मेरा मानना है कि शायद यह नियर टर्म में एक 240 यहाँ तक आने की पूरी संभावना है, क्योंकि लगातार हम लास्ट 5-6 महीने में तेजी बाजार में भी यहाँ पर हम प्रॉफिट बुकिंग देख रहे हैं। तो आई थिंक यहाँ पर एक मौका है शायद ये एक नीचे शॉर्ट करने का, आई थिंक अच्छा चांस मिल सकता है। ऑलराइट, चलिए तो यहाँ पर नजर रखिए। वक्त है प्रकाश से विदा लेने का। प्रकाश, शुक्रिया आपका आज समय निकालने के लिए और इन सब स्टॉक्स पर और बाजार पर अपनी राय हमसे शेयर करने के लिए। धन्यवाद आपका। बाजार पर नजर रखिए, करीब करीब 300 पॉइंट के आसपास इस समय ट्रेड कर रहा है, लेकिन आज जो एडवांस डिक्लाइन रेशियो है ये देखने वाला है। अगर आप उसको हाजिर करें तो आप पाएंगे एक बढ़ने वाले शेयर के सामने करीब करीब 9 गिरने वाले शेयर हैं। देखने लायक नहीं है। देखने लायक है मतलब बताने लायक है। आप देखिए, इतना कमजोर एडवांस डिक्लाइन रेशियो बता रहा है कि बहुत लंबे समय बाजार में, हाँ काफी दिनों के बाद कि बाजार में आज बायर्स गायब हैं, कोई खरीदारी करना नहीं चाहता है, और यही वजह है। आप देखिए, जब बाजार नीचे गैप डाउन खुला है, इसको सपोर्ट नहीं मिल रहा है। पिछले 15 मिनटों हो गए खुले हुए, लेकिन रिकवरी लौटकर आई नहीं है। 100 पॉइंट नीचे इस समय
निफ्टी ट्रेड करता हुआ 300 पॉइंट की गिरावट यहां पर देखने को मिल रही है। सेंसेक्स में तो अनिल यहां पर लैक ऑफ बाइंग है, साफ तौर पर कॉन्फिडेंस गायब है, और हो भी क्यों ना 3 दिन में देखिए, 3 दिन में से 2 दिन तो चाइना जैसा बड़ा इकोनॉमी के शेयर बाजार को बंद होना पड़ा है, तो 3 में से 2 दिन उन्होंने कारोबार नहीं किया, तो सब घबराए हुए हैं साफ तौर पर। चलिए, हमारे एक्सपर्ट से विदा लेने का वक्त है। सुब्रमण्यम साहब और रजत बोस साहब, आप दोनों का शुक्रिया पहला सौदा में हमारे साथ जुड़कर बाजार और तमाम स्टॉक्स पर हमें अपनी राय देने के लिए। तो नुकसान साफ तौर पर दिख रहा है, स्टेबल होने की कोशिश कर रहे हैं बाजार, रिकवरी कहीं कोई खास है नहीं, बस गिरना बंद किया है, इसे आप रिलीफ समझे तो समझ लीजिए। और वायदा कारोबार में आपको बता दूं, मुश्किल से 3 स्टॉक ऐसे हैं जो हरे निशान में ट्रेड कर रहे हैं। ल्यूपिन, यहाँ कुछ पॉजिटिव खबरें, एक दवा लॉन्च की है जेनरिक वर्जन इन्होंने, जेट एयरवेज और एशियन पेंट्स, जिन्हें फायदा होता है कच्चे तेल के दाम गिरने से, बाकी सब जगह बिकवाली है। ये माहौल है इस वक्त बाजार का। निफ्टी के 50 में से 47 शेयर लाल निशान में इस वक्त ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। मेटल्स पर दबाव है, ऑयल एंड गैस पर दबाव है, प्राइवेट बैंक्स पर दबाव है, ये रुझान इस वक्त का। लेकिन चीन की जो दिक्कतें हैं कितनी भारी पड़ेगी हम पर, और क्या कमजोरी बढ़ेगी या फिर अब इस तेज गिरावट में खरीदारी के मौके हैं चीन की वजह से, ये जानने की और समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ एम्बिट इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स के मैनेजिंग डायरेक्टर वैभव सांघवी साहब कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। वैभव जी, स्वागत है आपका सीडीसी आवाज पर। ये साल का पहला हफ्ता अचानक से ऐसा झटका लगा है, लगता नहीं छुट्टियों में जो लोग थे कभी सोचा कि नया हफ्ता इस तरह का हो जाएगा, चीन के बाजार 2 बार बंद हो जाएंगे 4 दिन 3 दिन के भीतर भीतर, ये हो क्या रहा है और चीन से और कितना घबराने की जरूरत है हमें? चीन से घबराने की जरूरत है श्योरली। सेकेंडली, अगर आप 2015 देखें, अपन एक देख सकते हैं कि ये कमोडिटी राउट का साल था, राइट नाउ ये कितना कंटिन्यू होता है इन 2016 एक क्वेश्चन मार्क है, और एवरीबडी और सब लोग वो उस तरफ नजर टिकाए हुए हैं। हमें ये भी लगता है कि युआन एक की मॉनिटरेबल है गोइंग फॉरवर्ड। सो अगर आप ऑफशोर रेट देखो और ऑनशोर रेट देखो 6.55 और ऑफशोर देखो तो 6.697 के आसपास है। ये काफी डेप्रिशिएट हुए हैं ओवर द लास्ट 3 to 5 डेज के आसपास, और उसके कारण अपन देख रहे हैं कि ग्लोबल मार्केट्स में भी काफी वीकनेस आ रही है। सो व्हाट इज हैपनिंग इज चाइना एक्चुअली एक्सपोर्ट कर रहा है डिफ्लेशन बाय रिड्यूसिंग देयर ओन करेंसी। सो आप इसी कारण ये भी देख रहे हो कि कमोडिटी प्राइसेस वापस गिरने चालू हुए हैं ओवर लास्ट 3 to 5 डेज। तो एक स्कैरी सा माहौल बना हुआ है ग्लोबल मार्केट्स में, और उसके कारण अपन देख रहे हैं इमर्जिंग मार्केट्स में भी देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आउटफ्लोज शायद और आ सकते हैं गोइंग फॉरवर्ड। और अगर आप देखें येस्टरडे ऑल्सो इन ईटीएफ, यूएस ट्रेड्स ईटीएफ जो होते हैं वो डिस्काउंट में क्लोज हुए हैं, विच मीन्स देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि ईटीएफ फ्लोज भी शायद आ सकते हैं गोइंग फॉरवर्ड। सो ऑन अ सप्लाई बेसिस इन टर्म्स ऑफ टेक्निकल बेसिस इन टर्म्स ऑफ के मार्केट डिमांड सप्लाई देखें तो बेहतरीन नहीं दिख रहे हैं एट दिस पॉइंट इन टाइम। कितना टाइम लगेगा स्टेबलाइज होने को, लेट्स वेट एंड सी रादर देन प्रीएम्प्टिंग। बिल्कुल, चलिए तो इंतजार करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कितना समय लगेगा बाजारों को सुधरने के लिए। लेकिन इस समय आप देखिए एसडी एल्यूमिनियम की खबर आती हुई कि यहाँ पर केयर ने जो रेटिंग है वो अब डिफॉल्ट कर दी है रेटिंग, और हम देख रहे हैं काफी सारी कंपनियां हैं जिनकी रेटिंग्स डिफॉल्ट की जा रही हैं क्योंकि वो कर्ज के बड़े चंगुल में फंसी हुई हैं और उसको सर्विस करने के लिए उनको मुश्किल पड़ रही है। हमने पिछले कुछ दिनों में ऐसे कई केसेस देखे हैं वैभव, जहां पर कर्ज को रिस्ट्रक्चर किया गया है और रिस्ट्रक्चर करने के बाद अचानक से एक जोरदार तेजी देखने को मिलती है, और ऐसा भी देखा है कि जिन बैंकों ने कर्ज दिए हैं वो सभी 52 वीक्स लो पर हैं। पीएनबी लीजिए, कोई भी पीएसयू बैंक उठाकर देख लीजिए, क्या रहा है मार्केट में, और आप बैंकों के ऊपर इस समय क्या कॉल देंगे? इस गिरावट में क्या खरीदारी करने का मौका है या अभी दूर रहें? बैंक्स में नेक्स्ट 2 क्वार्टर्स तक स्ट्रेस रह सकता है, और खास करके इसलिए क्योंकि जो 150 अकाउंट्स आरबीआई ने हर एक बैंक को दिए हुए हैं उसके कारण आपकी प्रोविजनिंग भी बढ़ेगी, और उसके कारण देयर इज अ पॉसिबिलिटी के एनपीए नंबर्स भी शायद बढ़ सकते हैं। तो इन द नेक्स्ट 2 क्वार्टर अप टिल से फॉर एग्जांपल मार्च एंड मेरे हिसाब से काफी अच्छे लेवल मिलेंगे खरीदारी के लिए। प्रीएम्प्ट नहीं करें, वेट फॉर कि इवेंट पास आउट हो जाए और प्रोबेबली एक बार थोड़ी सर्टेनिटी आ जाती है फिर ले, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कोई प्री बजट रैली के चक्कर में पड़ना ही नहीं है, जो खरीदना है बजट देखने के बाद आराम से सोच समझ कर फिर मार्च में खरीदना है। करेक्ट। सो
उसका एक और एक कारण है कि ग्लोबल मार्केट भी कोई ऐसे ठीक नहीं है। ओके, अपन सिर्फ बजट के अनुमान और बजट के एक्सपेक्टेशंस में कुछ भी करते हैं तो एक ये भी एंगल होना चाहिए कि ऑलरेडी काफी मिड कैप काफी बढ़ चुके हैं इन लास्ट 2 to 3 months, राइट। सो आप कौन से लेवल पे जाते हो, किस टाइप के कॉर्पोरेट्स में, किस टाइप के बिजनेस में इन्वेस्ट करते हो और क्या रिटर्न एक्सपेक्टेशन के साथ इन्वेस्ट करते हो, ये एक एक आवश्यक चीज है कि आप डेफिनेटली जरूर देखें और डोंट गेट कैरिड अवे बाय द सेंटिमेंट्स। और आप देख रहे हैं कि मिड कैप्स में जो भी फ्रेंजी हो रही है वो आई थिंक इट इज मोर ऑफ सेंटिमेंटल थिंग। मेरा वही सवाल है आपसे, अब मिड कैप्स देखिए और स्मॉल कैप्स देखिए, खास तौर पर ऐसे इलिक्विड स्टॉक्स जो साल भर नहीं चले, वो अचानक से चलते हैं, सर्किट लगते हैं, किसी बड़े एचएनआई का नाम आता है और 2 सर्किट और लगते हैं। तो क्या करना चाहिए इन सब शेयरों में? क्वालिटी अच्छी हो सकती है, बहुत बढ़िया शेयर हो सकते हैं, लेकिन जो लिक्विडिटी है वो जनरली पूरे साल भर ड्राई रहती है इन काउंटर्स में। सो 2 एस्पेक्ट्स, वन के व्हाई मिड कैप्स आर परफॉर्मिंग बेटर देन लार्ज कैप्स। वन इट्स प्योर टेक्निकल रीजन है कि आपके एफआई का रिडेम्पशन चल रहा है, जो एफआई का जनरली ओवरवेट होता है लार्ज कैप्स में, और वही प्रेशर अपन देख रहे हैं कि बिकॉज ऑफ द रिडेम्पशंस ये लार्ज कैप में प्रेशर है। एट द सेम टाइम लोकल में म्यूचुअल फंड के पास पैसे आ रहे हैं, तो क्या होता है कि जनरली जब भी लोकल मनी आता है या लोकल डिमांड होती है तो मिड कैप्स जनरली आउट परफॉर्म करते हैं। बट अभी ऐसा पॉइंट आया है कि मिड कैप और लार्ज कैप के वैल्यूएशन में ज्यादा अंतर नहीं रहा है। ओके, सेकेंडली ये भी हमें सोचना चाहिए कि जब आप मिड कैप में इन्वेस्ट करते हो तो देयर इज अ कॉर्पोरेट गवर्नेंस डेफिसिट जनरल मिड कैप्स में। 2 लिक्विडिटी भी थोड़ी कम होती है। जैसे आपने कहा, जब तक चल रहा है तब तक बहुत अच्छा दिखेगा, जिस दिन वो नल बंद होगा या टैप क्लोज होगा यू विल सी सम ह्यूज अमाउंट ऑफ प्रेशर। और जनरली ये हैपेंस के जनवरी में एक प्रेशर आता है और मार्च में भी प्रेशर आता है बिकॉज ऑफ द ईयर एंड थिंग। एक्चुअली वो आप सही कह रहे हैं। एक्चुअली मैं कल शाम को एक फंड मैनेजर से बात भी कर रहा था, उनका ये कहना था कि अभी आंकड़े पूरे आना बाकी है, लेकिन ऐसा समझा जा रहा है कि दिसंबर के महीने के जो मोबिलाइजेशन है घरेलू फंड्स के, वो पिछले 3-4 महीनों की एवरेज से कम आने की संभावना है दिख रही। जो $1 बिलियन यानी यूं कि 6,000 करोड़ 6,500 करोड़ रुपए हर महीने डोमेस्टिक फंड्स के पास आ रहे हैं, 200-250 करोड़ रोज का मिल जाता है उनको, उसमें शायद 30 से 40% की कमी दिसंबर के आंकड़ों में हो सकती है। अगर वो हुआ तो फिर मिड कैप शेयरों के लिए मुश्किल भरा वक्त होगा। प्रिसाइजली, एंड अगर हम देखें कि लास्ट 1 से 1.5 साल में इक्विटी पर से एज एन एसेट क्लास इतना कोई बड़ा रिटर्न नहीं बना है, राइट। तो कहीं ना कहीं रिटेल इन्वेस्टर, रिटेल निवेशक जो है, जो सिप करते हैं या ऑन अ रेगुलर बेसिस म्यूचुअल फंड्स में डालते हैं, वो थोड़ा पेशेंस लूज कर सकते हैं और देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो सिप में थोड़ी सी गिरावट आ सकती है गोइंग फॉरवर्ड। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि एक की मॉनिटरेबल है, कितने पैसे कंटिन्यूसली आ रहे हैं इन डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स। अगर नहीं आ रहे हैं तो ऐसे कोई देयर इज नो एविडेंट थिंग कि रातों रात एक क्वार्टर में आपके हर एक मिड कैप का परफॉर्मेंस एकदम रॉकेट हो जाएगा। आई मीन दैट इज नॉट द केस। सो जब ये लिक्विडिटी थोड़ी टैप बंद होगी, परफॉर्मेंस प्रीटी मच डल होंगे, तो यू विल सी सम अमाउंट ऑफ इम्पैक्ट ऑन द मिड कैप्स, और जो इम्पैक्ट आएगा वो थोड़ा नास्टी रहेगा। सो आई वुड रादर वेट एंड कॉशियस होने का समय आया है, एटलीस्ट ऑन द मिड कैप साइड। I think it's a good strategy to shift from mid cap to large cap. और कौन से वो लार्ज कैप होंगे जहां पर शिफ्ट करना सही होगा और किस तरह से अप्रोच करना चाहिए? क्योंकि देखिए बाजार कमजोर है और संकेत भी ये मिल रहे हैं कि अगर ये चाइना की प्रॉब्लम थोड़ा और लंबी बनती है, इवन नॉर्थ कोरिया का जो काम किया है उसके चलते बाकी सैंक्शंस लगते हैं और दिक्कतें बढ़ती हैं, तो थोड़ा बाजार प्रेशर रह सकते हैं ग्लोबली। तो ये बताइए किस तरह से अप्रोच करना चाहिए? क्या पूरा पैसा एक साथ नहीं लगाना चाहिए? क्या स्ट्रैटेजी हो? करंटली एज यू राइटली मेंशन, काफी सारे वेरिएबल्स है बोथ ग्लोबली एंड डोमेस्टिक जो आर हिटिंग द मार्केट। सो इट इज वेरी एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू से कि ये बॉटम है, क्या आगे 1 महीने या 2 महीने के बाद बॉटम होगी या इधर से बढ़ जाएगा मार्केट। इट इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। और ये जब वोलेटिलिटी का फेज होता है तो हमेशा एक मेजर्ड इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। पूरा सा अमाउंट एक साथ नहीं करे, इन्वेस्ट करे, थोड़े राह देखे कि थोड़ा और नीचे आता है एंड प्रोबेबली इन्वेस्ट मोर। एट द सेम टाइम इन लार्ज कैप्स हमें लगता है कि कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी जो डोमेस्टिक ग्रोथ ड्रिवन है, अर्बन कंजम्पशन और रूरल कंजम्पशन के हिसाब से, आई थिंक एक वो सेक्टर है जो आप देख सकते हैं ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम।
फाइनेंशियल्स में ये 2 क्वार्टर जाने दो, मार्च क्वार्टर के बाद आप देख सकते हैं कि ये अच्छे बॉटम हो सकते हैं. सो देयर आर कपल ऑफ सेक्टर्स विच लुक गुड, बट पेशेंस रखना चाहिए. और इस बीच दिन के निचले स्तरों पर बाजार आते हुए दिख रहे हैं. इस वक्त निफ्टी पर आप देखिए 7,630 के आसपास के लेवल है, 7,625 का लो बनाया है निफ्टी ने. और मिड कैप इंडेक्स को देखिए लगभग 0.25% की गिरावट. तो आज सुबह से जो हम आपको आगाह कर रहे हैं वो यही कर रहे हैं कि मिड कैप शेयरों में ज्यादा सावधान रहिए, क्योंकि अब दिग्गज भले, जैसा वैभव भी कह रहे हैं, कई और एक्सपर्ट भी कह रहे हैं कि जिस तरह का करेक्शन दिग्गज शेयरों में हुआ है ये थोड़े आकर्षक हो गए, ये और ज्यादा गिरे ना गिरे या कम गिरे. लेकिन मिड कैप शेयरों में, स्मॉल कैप शेयरों में जितनी तेजी हुई इसके सामने करेक्शन हुआ नहीं है. तो ऐसे में वहां सावधान रहना आपको जरूरी है. तो मुनाफा जहां मिल रहा है थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक करें, इंतजार करें आराम से. करेक्शन में फिर नीचे के लेवल मिले तो एंट्री करें, ना भी मिले तो कोई बात नहीं, पैसा तो आपने बनाया है वो जरूर ध्यान में रखें. लेकिन वैभव, जब आप कह रहे हैं कि कमजोरी होगी, निवेश के मौके वहां ढूंढने चाहिए, कौन से वो सेक्टर्स या थीम्स आपको लगता है जो 2016 में पैसा बनाने का मौका देगी इस गिरावट में? 3 से 4 थीम. 1 डेफिनेटली कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी हमें ठीक लगता है. 2 फाइनेंशियल्स फर्स्ट और सेकंड क्वार्टर के बाद. 3 इंडस्ट्रियल्स और लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. नथिंग इन द शॉर्ट टर्म बट थोड़ा लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम में ठीक लगते हैं. और हमें राह देखूंगा कि कमोडिटीज और मेटल्स कहाँ स्टेबलाइज होते हैं. बट उसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि चाइना में क्या हो रहा है, यूएन पे क्या हो रहा है, और ग्लोबल कमोडिटी प्राइस और बेस मेटल प्राइसेस में क्या हो रहा है. तो वो दैट इज अ सेगमेंट वो क्लोजली वॉच करेंगे और प्रॉब्ली फिर देखेंगे. ऑन द नेगेटिव साइड, सिंस हम लॉन्ग शॉर्ट फंड है, ऑन द नेगेटिव साइड यूटिलिटीज अभी भी नहीं अच्छी लगती हैं, टेलीकॉम्स अभी भी नहीं अच्छे लगते हैं, और स्ट्रेस्ड और जो भी स्ट्रेस बैलेंस शीट वाले कंपनीज है वी आर स्टिल नॉट वेरी कीन. आपने मेटल्स की बात करी, ये वो सेक्टर है जिसने पिछले कुछ दिनों से अच्छा प्रदर्शन दिखाया, परफॉर्मेंस दिखाया है. दिसंबर सीरीज देख लीजिए, अभी आज का दिन छोड़ के पहले के दिन देख लीजिए. तो ये बताइए, सरकार के द्वारा जो अभी तक कदम उठाए गए हैं एंटी डंपिंग से रिलेटेड, उसका असर कुछ दिख भी रहा है या फिर कुछ हो नहीं रहा है क्योंकि करेंसी वहां पर डिवैल्यू हो जा रही है? और ये भी बताइए कि अब सरकार अगर कोई कदम उठाती है तो क्या वो इनके लिए पॉजिटिव होगा, या आपको लगता है कि ये जो बाउंस है वो बेस्ट है, शॉर्ट करने का मौका है? आप कैसे ट्रेड करेंगे इसे? हम फिलहाल तो अवॉइड टैक्टिक रखेंगे, स्पेशली इन द होल मेटल्स एंड कमोडिटी स्पेस. यस, यू आर राइट के एंटी डंपिंग ड्यूटीज जो दिए हुए हैं उसे टेम्पररी रिलीफ हुआ है दिसंबर में. बट अगर देखें युआन जितना भी डेप्रिशिएट हुआ है, आई थिंक मोर और लेस वो सब सेटल हो जा रहा है. एब्सोल्युटली. सो इट इज मोर ऑफ अ ग्लोबल वरी, और ग्लोबल वरी से ये मेटल कंपनीज को डील करना पड़ेगा, इधर टू इंक्रीज देयर ओन एफिशिएंसीज, पेयर देयर डेट, get the business model in right direction or go to high value products. So but till then we'll definitely avoid it. चलिए, तो फिलहाल अवॉइड करने की राय है यहाँ पर इन सारे स्टॉक्स को. वक्त है आपसे विदा लेने का. वैभव, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे लिए वक्त निकालकर बाजार और तमाम सेक्टर्स पर अपनी राय हमारे साथ शेयर करने के लिए. आगे बढ़ते हैं और अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं HRBV क्लाइंट सॉल्यूशंस के TS हरियर साहब, और उनसे भी लेते हैं बाजार पर उनकी राय. लेकिन इस बीच बता दूं कि दिन के लो पॉइंट पर ट्रेड कर रहे हैं बाजार. रिकवरी के कहीं कोई संकेत है नहीं. 7,525 है लेवल. निफ्टी का 115 अंकों के नुकसान के साथ 450 अंक टूट चुका है. सेंसेक्स निफ्टी के अलावा बैंक निफ्टी में कमजोरी 350 अंकों की है, 2.25% नीचे है. और मिड कैप इंडेक्स भी 250 पॉइंट नीचे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है. तो चौतरफा बिकवाली की मार पड़ती हुई दिख रही है. 1300 शेयर कमजोर है और महज 130 शेयर मजबूत है, यानी कि हर एक मजबूत शेयर के सामने 10 शेयर कमजोरी के साथ ट्रेड करें. इससे आपको अंदाजा लगेगा कि इतनी जबरदस्त बिकवाली का प्रेशर बाजार में. हरियर साहब, क्या मौका है खरीदारी करने का यहां पर 7,600 के आसपास, या फिर बड़ी गिरावट की आशंका दिख रही है और इंतजार करें? क्या करेंगे आप? नहीं, देखिए, जहां तक शॉर्ट टर्म का सवाल है, मैं मानता हूं कि शायद 7,500 तक का डाउनसाइड हो सकता है. हमें एक बात समझना चाहिए कि जो फेड रेट हाइक हुआ था 15 दिसंबर को, उसके बाद मार्केट में काफी स्ट्रांग रैली आया था जब 7,950 तक गया था. मेरे ख्याल से ये रैली काफी हद तक अनजस्टिफाइड था और अब वो जो फ्रॉथ है वो शायद मार्केट से निकल रहा है.
हम लोग मानते हैं कि अब भी शायद 7500 जो निफ्टी का लेवल है ये एक बहुत क्रिटिकल सपोर्ट लेवल है और हम उम्मीद करते हैं कि इससे ज्यादा नीचे मार्केट नहीं जाएगा। तो क्लोजर टू 7500 हमें लगता है कि कुछ खरीदारी करनी चाहिए। आई थिंक एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इट इज बेटर यू डोंट हरी इन द मार्केट, बट डेफिनेटली 7500 के आसपास मैं मानता हूं कि काफी अट्रैक्टिव लेवल होगा मार्केट एंटर करने के लिए। ओके, चलिए तो वो लेवल्स जब आए तो वहां पर बाजार में जरूर निवेश करना चाहिए, खरीदारी करनी चाहिए। लेकिन हरियर साहब, एक थ्योरी ये कहती है कि जिस तरह से अब आप देखिए ग्लोबली चिंताएं बनी हुई हैं चाइना के मार्केट को लेकर, सऊदी अरेबिया ईरान मामले को लेकर, कच्चे तेल को लेकर, यूएस फेड शायद अब यहां से ब्याज दरें और आगे ना बढ़ाए या फिर जो उसने पहले सोचा था उस रणनीति में बदलाव करे। क्या आप भी इस थ्योरी को मानते हैं, इस राय से इत्तेफाक रखते हैं? नहीं, हो सकता है। मैं मानता हूं कि शायद से ग्लोबली एक स्लोडाउन की उम्मीद जताई जा रही है, तो शायद यूएस मे नॉट गो अहेड विद फर्दर रेट हाइक्स। पर लीव दैट असाइड, मैं मानता हूं कि यूएस का जो ट्रेजेक्टरी बताया गया है वो पूरे साल में सिर्फ 100 बेसिस पॉइंट्स का है। मेरे ख्याल से जब तक ये 100 बेसिस पॉइंट्स के अंदर रहेगा कोई मार्केट में मुझे खास वरी दिखाई नहीं दे रही है। मेरे ख्याल से इमीडिएट कंसर्न इज नॉट मिडिल ईस्ट, इट इज और इवन सऊदी अरेबिया। इमीडिएट कंसर्न मेरे ख्याल से चाइना है। देखिए, हमें दो चीज समझ जानी है। पहली बात तो यह है कि यदि चाइना वीक हुआ तो कमोडिटी प्राइसेस वीक रहेंगे, और कमोडिटी प्राइसेस वीक रहे तो जितने भी इकोनॉमीज है जो लैटिन अमेरिका के हैं, जो मिडिल ईस्ट के हैं, जो अफ्रीका के हैं, काफी हद तक एशिया में इकोनॉमीज है, डेवलप्ड इकोनॉमीज लाइक ऑस्ट्रेलिया एंड कनाडा, ये सब कमोडिटी ड्रिवन इकोनॉमीज है और इन सब में एक स्लोडाउन भी आएगा और एक करेंसी डिप्रिसिएशन भी आ सकता है। दूसरी बात यह है कि अक्रॉस द वर्ल्ड चाइना इज द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर फॉर 75% ऑफ द कंट्रीज। तो इन सब कंट्रीज में डेफिनेटली एक स्लोडाउन की उम्मीद की जा रही है। तो मेरे ख्याल से जो बड़ा कंसर्न है, जो मेजर कंसर्न है, वो चाइना है। यदि चाइना का जो एक्चुअल ग्रोथ रेट है वो 6.5 के बदले समझ लीजिए 6 या 5.5 आ जाता है, तो आई थिंक मार्केट में काफी बड़ा कंसर्न हो सकता है। बट एज ऑफ नाउ मैं मानता हूं कि 7500 निफ्टी शुड बी अ वर्स्ट केस सिनेरियो। ओके, ये राय है चाइना के लिहाज से डरने के लिए। अब बड़ा डर एक हरियर साहब जो है चाइना को लेकर, वो अब मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में फैलता हुआ दिख रहा है। अब आप देखिए 1.25% कमजोर है निफ्टी, लेकिन मिड कैप इंडेक्स 0.25% कमजोर है। स्मॉल कैप इंडेक्स देखिए 2.25% कमजोर है। यहां अब भी काफी लोगों को मुनाफा है। क्या बेचकर निकल जाएं अगर किसी के पास मिड कैप स्मॉल कैप शेयर पड़े हैं तो? नहीं, यदि आप 2015 का स्टैटिस्टिक्स देखोगे तो सेंसेक्स ने लगभग -5% रिटर्न दिया है और मिड कैप इंडेक्स ने अबाउट 6 to 7% रिटर्न दिया है। तो 2015 में क्लियर आउट परफॉर्मर रहा है मिड कैप। मैं मानता हूं कि 2016 में भी मिड कैप आउट परफॉर्मर रहेगा, क्योंकि जो लार्ज कैप कंपनीज है काफी हद तक कमोडिटी ड्रिवन कंपनीज है, फिर वो ऑयल हो या स्टील हो या एल्यूमिनियम हो, मोस्ट ऑफ द सेंसेक्स कंपनीज आर डिपेंडेंट ऑन कमोडिटीज। तो जहां तक लार्ज कैप्स का सवाल है, मैं मानता हूं कि ये 2016 में भी प्रेशर रहेगा। दूसरी बात यह है कि जहां तक एफआईआई फ्लोज का सवाल है, एफआईआई फ्लोज डेफिनेटली वीक रहेंगे, बिकॉज जब तक यूएस में रेट हाइक की उम्मीद की जा रही है, डेफिनेटली दुनिया में एक रिस्क ऑफ ट्रेड रहेगा, रिस्क ऑन ट्रेड नहीं रहेगा। तो आई थिंक लार्ज कैप्स पे एफआईआई बाइंग कम रहेगा। बाइंग इंटरेस्ट मेरे ख्याल से ज्यादा मिड कैप्स में रहेगा, क्योंकि ये जो मिड कैप शेयर्स हैं इन्हें एक्चुअली चीप कमोडिटीज और चीप ऑयल से बेनिफिट मिल रही है। तो मैं मानता हूं कि जो क्वालिटी अच्छे मिड कैप स्टॉक्स है ये 2016 में भी आउट परफॉर्म करेंगे। और इफ यू हैव सम प्रोबेबली जंक मिड कैप स्टॉक्स, आप डेफिनेटली एग्जिट कर सकते हो, पर यदि आपके पास क्वालिटी मिड कैप स्टॉक्स है, मैं मानता हूं आपको होल्ड करना चाहिए। क्वालिटी मिड कैप स्टॉक्स को होल्ड करना चाहिए। अगर आज कोई क्वालिटी मिड कैप स्टॉक खरीदना हो तो वो कौन सा होगा? और एक लार्ज कैप स्टॉक भी बताइए, क्योंकि आप कह रहे हैं कि यहां से और नीचे आएगा 7500 के आसपास तो एक बहुत अच्छा बाय हो जाएगा मार्केट। तो लिस्ट तैयार करके रखी जाए, शॉपिंग लिस्ट, और आपकी लिस्ट में कौन से स्टॉक्स हैं जो सबसे ऊपर हैं? देखिए, पहले मैं मिड कैप की बात करता हूं। यदि आप मिड कैप्स की लिस्ट देखें तो आई थिंक ऐसे काफी क्वालिटी स्टॉक्स है। मिसाल के तौर पे आपके पास ब्रिटानिया है, गोदरेज कंज्यूमर है, फिर आपके पास कंज्यूमर गुड्स एरिया में हेवल्स है, तो आई थिंक मदरसन सुमी है, अशोक लेलैंड है। तो आई थिंक काफी सारे ऐसे मिड कैप स्टॉक्स हैं जो कि ये लेवल पे मुझे काफी अट्रैक्टिव दिख रहे हैं। और यदि आप 1-2 साल की पर्सपेक्टिव से देखें तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि यहां से अच्छे रिटर्न
रिटर्न्स मिल सकते हैं। जहां तक आपका लार्ज कैप का सवाल है, मैं मानता हूं कि ये साल में भी ऑयल और स्टील और जितने भी मेटल्स है इन पे प्रेशर बना रहेगा, तो इन्हें खरीदने की सलाह तो मैं नहीं दूंगा। पर डेफिनेटली आई थिंक देयर आर सेक्टर्स लाइक फार्मास्यूटिकल्स है, काफी हद तक आईटी है, सेलेक्टेड ऑटोमोबाइल स्टॉक्स है जैसे मारुति। आई थिंक ऐसे स्टॉक्स में डेफिनेटली हम एक अपसाइड की उम्मीद कर सकते हैं। और इफ द निफ्टी कम्स टू 7500, आई थिंक डेफिनेटली हम ये लेवल पे खरीदारी कर सकते हैं। और फार्मा आईटी तो आपने सेक्टर बताया सर, शेयर भी बताइए कौन सा चुनेंगे आप? ना, आई थिंक इट वुड बी द स्टैंडर्ड स्टॉक्स जो काफी करेक्ट हो चुके हैं, जैसे फार्मा में आपके सन फार्मा और ल्यूपिन है जो क्वालिटी स्टॉक्स काफी करेक्ट हो चुके हैं। और आईटी में मेरा खास करके प्रेफरेंस रहेगा इन्फोसिस और टेक महिंद्रा पे। इन्फोसिस और टेक महिंद्रा जैसे शेयरों पर खरीदारी की राय आईटी शेयरों में। लेकिन जो तेजी मेटल शेयरों में बनी है पिछले 4 से 5 हफ्तों में, क्या यहां पर अगर किसी के पास शेयर हैं, बेचकर निकल जाने का वक्त है, जिस तरह से ग्लोबल मार्केट्स की चिंताएं फिर से बढ़ रही, या फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बने रहे? क्या कहेंगे आप? जैसे मैंने कहा, एक स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच लेना पड़ेगा, बिकॉज पहली बात तो मैं मानता हूं कि इंडियन मार्केट्स में कोई बड़ा कंसर्न मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि यदि आप अगला 3 साल की एस्टिमेट्स देखोगे तो जीडीपी ग्रोथ लगभग 7.5 से 8% की उम्मीद की जा रही है। तो जब आपका जीडीपी ग्रोथ 7.5 to 8% होगा तो डेफिनेटली आपके कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स में एक टर्न अराउंड आना चाहिए। आई थिंक प्रॉब्लम नेक्स्ट 2 क्वार्टर्स। आपका इन्फ्लेशन इज अंडर कंट्रोल एट बिलो 5%, आपका करंट अकाउंट डेफिसिट 1% के नीचे है और फिस्कल डेफिसिट 3.5% है। तो आई थिंक ऐसे मैक्रो एनवायरमेंट में मुझे नहीं लगता कि कोई खास चिंता है, तो एक स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच लीजिए। यदि आपको लगता है कि आपके स्टॉक में कोई फंडामेंटल मीट नहीं है तो डेफिनेटली एग्जिट कर सकते हैं, पर जहां एक फंडामेंटल स्टोरी जारी है मैं मानता हूं कि आपको होल्ड करना चाहिए। तो ये राय इन शेयरों पर। लेकिन बैंक्स ने जिस तरह से अंडर परफॉर्म किया है पिछले कुछ दिनों में, हरियर साहब, कोई और खासतौर पर पीएसयू बैंक्स ने, कोई बैंक जो आपको यहां पर अच्छा लगता हो, आपको लगता हो गिरावट में खरीदारी करनी चाहिए, या आपका ये मानना है कि यहां पर अभी और गिरावट देखने को मिलेगी आने वाले दिनों में? देखिए, जहां तक पीएसयू बैंक्स का सवाल है, मैं मानता हूं कि इनका प्राइस परफॉर्मेंस विल डिपेंड ऑन 2 थिंग्स। पहली बात तो हमें समझना चाहिए कि पीएसयू बैंक्स ने ये जो 2016 है $60 बिलियन ऑफ एनपीएस के साथ स्टार्ट किया, जो एक बहुत ही बड़ा अमाउंट है। तो आई थिंक व्हाट इज द गवर्नमेंट पॉलिसी नंबर 1 ऑन एनपीए मैनेजमेंट, किस हद तक ये लोग कंपनीज के मैनेजमेंट टेक ओवर करेंगे, एनपीएस का स्ट्रैटेजी क्या रहेगा, इस पर निर्भर होगा। दूसरी बात यह कि रिकैपिटलाइजेशन किस तरह से होने वाला है, बिकॉज पिछले साल हमने काफी बात की है रिकैपिटलाइजेशन की, बट खास करके कोई रिकैपिटलाइजेशन हुआ नहीं है। और हमारे पास यहां से लगभग 3 साल है व्हेन वी नीड टू मूव टुवर्ड्स द बास्केट रेगुलेशंस। तो मेरे ख्याल से ये 2 फैक्टर्स इंपॉर्टेंट रहेंगे, आपके रिकैपिटलाइजेशन किस तरह से होता है और एनपीए मैनेजमेंट। यदि ये 2 पे गवर्नमेंट ने क्लियर स्ट्रैटेजी दिया तो मैं मानता हूं कि पीएसयू बैंक्स यहां से बॉटम होकर यहां से ऊपर जा सकते हैं। बट टिल देयर इज अ क्लैरिटी ऑन दोस 2 एस्पेक्ट्स, मुझे नहीं लगता कि पीएसयू बैंक्स में कोई खास खरीदने की वजह बन सकती है। इसके अलावा आप आईजीएल, ये वो स्टॉक है, आप देखिए आज सुबह से ही अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा है, 2-2.25% की मजबूती के साथ, 2.5% की मजबूती के साथ ये शेयर ट्रेड करता हुआ आपको दिख रहा है। जिस तरह से हम देख रहे हैं, अब ज्यादा से ज्यादा सीएनजी पंप्स लगने की बात दिल्ली में करी जा रही है, क्लीन एनर्जी की बात हो रही है। ये वो स्टॉक है जिसने काफी अच्छा आउट परफॉर्मेंस दिखाया है। मुझे याद है 500 रुपए का भाव कुछ ही दिन पहले था इस शेयर का, और अब आप देखिए 580 के आसपास ट्रेड कर रहा है। पेट्रोनेट एलएनजी भी अच्छी तेजी दिखा रहा है। और यहाँ पर चर्चा चल रही है कि जिस तरह से रास गैस के बाद एक और कंपनी के साथ इनकी बातचीत हो रही है, वो भी एक बड़ा ट्रिगर हो सकता है। क्या राय रखते हैं आप इन दोनों ही शेयरों पर सर? नहीं, ये जितने भी एलएनजी गैस कंपनीज हैं, जैसे आईजीएल है, पेट्रोनेट एलएनजी है, गुजरात स्टेट पेट्रोनेट है, आई थिंक इन सब पे डेफिनेटली एक पॉजिटिव रीरेटिंग शुरू हो चुका है और मैं मानता हूं कि आगे जाते हुए और एक पॉजिटिव रीरेटिंग हो सकता है। इसके 2 कारण है। पहले तो ये है कि इनका जो इंडिया में जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का मोड है वो काफी हद तक डीजल और पेट्रोल से इट इज शिफ्टिंग टू एलएनजी, और मेरे ख्याल से अगले 2-3 साल में कंसिडरिंग द एनवायरमेंट ये और काफी जल्दी हो सकता है। दूसरी बात यह है कि जहां तक वो कतार और इंडिया का डील है जो रास गैस और पीएलएनजी के बीच में हुआ था,
वो जो नए टर्म्स पे हुए हैं आई थिंक वो बहुत ही फेवरेबल है और इससे उम्मीद की जाती है कि इनके जो कॉस्ट है वो कम हो सकते हैं। तो डेफिनेटली आई थिंक ये दोनों बात को देखते हुए मुझे लगता है कि ये पूरा सेक्टर काफी अच्छा लग रहा है। शुक्रिया सर आपका हमारे लिए वक्त निकालने के लिए और अपनी राय देने के लिए। और बाजार ने आज की है कमजोर शुरुआत और रिकवरी के कहीं कोई आसार नहीं है और जैसा हम सुबह से कह रहे हैं मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों पर प्रेशर ज्यादा बढ़ता हुआ दिख रहा है। फिलहाल पहला सौदा में आज के लिए इतना ही। ब्रेक के बाद कमोडिटी बाजार की ओपनिंग पर होगी नजर। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।